हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं सबसे पहले कि आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा, आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे, जो भी आप लेक्चर देख रहे होंगे उसका प्रॉपर तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहे होंगे। देखिए, रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ तो कोई भी लेता है, लेक्चर देख के पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे या फिर आपका अगर पढ़ा हुआ होगा तो प्रॉपर टाइम निकाल के उसका रिवीजन भी करते रहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट बुक बता दिया हूं एसएससी का, एसएससी के गाइडेंस सीरीज में देख लीजिएगा। जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड, तो उसका भी मैं बता दिया हूं बेस्ट बुक टेक्निकल का, कौन सा बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप डेली पर सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, राइट। एंड उसमें जो भी गलती करते हो उसको आप देखो कि कहां से मेरा गलती हो रहा, क्यों गलती हो रहा, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। जो भी आपको गलती हो रहा उसका थ्योरी वगैरह देखो। तो ये सभी चीज़ करिएगा तो कोई भी आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एसएससी जेईई का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन देख रहे थे। यह आपका लेक्चर नंबर 6 हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग लास्ट 16 साल का जो भी एसएससी में पेपर पूछा गया मैकेनिकल का, सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन कर रहे हैं विथ डीप एक्सप्लेनेशन। काफ़ी थ्योरी में सभी चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ ताकि कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोग का रिवीजन हो जाए। एंड सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज। तो अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जो है वो सॉल्यूशन करें, और ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आप लोगों को करा दिया हूँ, जो न्यूमेरिकल बेस अधिकतर रहता है। अब हम लोग का कुछ और 4-5 लेक्चर आएगा और हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी थ्योरी बेस हम लोग का अभी चैप्टर बाकी है, उसमें मैं कंप्लीट थ्योरी आप लोग को बताऊंगा। बेसिकली ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन प्लस मैकेनिकल का कंप्लीट रिवीजन भी आपका है। यहाँ पे मैं थ्योरी भी इंक्लूड करके आप लोग को बताता हूँ, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज के लेक्चर। फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और जो भी बच्चा ज्वाइन नहीं हुआ है आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा से ज्वाइन हो जाओ। रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप मान लो अभी 10 बच्चा लाइव देखोगे, वहाँ अगर 50 बच्चा 100 बच्चा लाइव होगा, फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा? सभी बच्चा होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना, लाइव क्लास में मैं सॉल्यूशन करूँगा, बिकॉज मैं थ्योरी को कंप्लीट बताऊँगा। उस टाइम पीरियड में आप लोग आंसर देना, तो आपको खुद पता चल जाएगा। मान लो आप आंसर करते हो और 20 बच्चा लाइव है, सिर्फ आप आंसर कर रहे हो, फिर 2 बच्चा आंसर कर रहा है, इट मीन्स उसका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है। लाइव अगर वो आंसर दे पा रहा तो काफ़ी अच्छा उसका प्रिपरेशन है। अगर बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा, आपका प्रिपरेशन खुद समझ जाओ कि आप किस तरह का आपका प्रिपरेशन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं लगा रहे तो एग्जाम में क्या लगा पाओगे, समझ आए। तो अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हो, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको आप आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट में रिवीजन भी कराते हुए चल रहा हूं। आप जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका रिवीजन होते हुए चलेगा, राइट। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई बकवास नहीं होता, कोई नॉनसेंस नहीं होता। जितना मैं पढ़ाता हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा कंप्लीट आपका कंटेंट रहता है 100%, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड लेट मी स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन, बिकॉज मैं न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बहुत सारे, तो उन लोग को पता होना चाहिए मेरे बारे में। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मेरे बारे में पता है, बट फॉर दोज न्यू स्टूडेंट, माय नेम उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, स्टेट लेवल एजे, गेट एंड पीएसयू एग्जाम्स, मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, 2 टाइम गेट क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक। इसके अलावा बात करेंगे तो वेरियस एजे एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, लाइक एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, सीनियर सक्सेस इंजीनियर, इसके अलावा यूपीएससी। एंड अगर मैं बात करूँ टीचिंग एक्सपीरियंस का, तो 5 ईयर प्लस मेरा ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ। बहुत सारे एकेडमी है जहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ, चाहे ऑफलाइन वाला रहे या ऑनलाइन वाला रहे। चलिए, एंड अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने हमेशा सबको पता है कि हम लोग एक चार्ट लेके चलते हैं जिसमें मैं जो भी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, जैसे अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लास्ट 16 साल का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपका 2007 से लेकर 2021 तक। तो इसमें से जितने भी चैप्टर्स आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वो सभी चैप्टर यहाँ पे लिखवा दिए हैं, जहाँ से आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्वेश्चन पूछा, मतलब एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। एंड इसमें से देखेंगे कि लास्ट 16 साल में किस सब्जेक्ट से, मतलब किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया। जैसे अभी तक हम लोग 3 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कर लिए हैं। फोर्स एंड फोर्स सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, मोमेंट एंड कपल कंप्लीट हो चुका है, फ्रिक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें से हम लोग देखे थे सबसे ज़्यादा पूछा गया था फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से, फिर पूछा गया आपको फ्रिक्शन से 24 क्वेश्चन, फ्रिक्शन से, फोर्स सिस्टम से 31 क्वेश्चन, यानी ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग लगाने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रोइड। एंड ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। फोर्स एंड फोर्स सिस्टम में आपको
68% थ्योरी मिलेगा एंड 32% न्यूमेरिकल। मतलब अधिकतर थ्योरी वाला रहता है, लेकिन अगर बात करेंगे फ्रिक्शन का तो फ्रिक्शन में 85% न्यूमेरिकल, मतलब फ्रिक्शन से अधिकतर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना ये, और 55% थ्योरी, मतलब थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है, और दोनों से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। मोमेंट एंड कपल से मात्र अभी तक 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एंड आज हम लोग लगाने वाले सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ से 9 क्वेश्चन पूछा गया। अब हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, उस बेसिस पर आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया, न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी बेस। और एक चीज़ मैं क्या बताना चाह रहा यहाँ थे, मैंने ये बताना चाह रहा था कि लगभग हम लोग जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना वो सभी लगा लिए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। अब जो बचेगा ना ट्रस एंड बीम्स से लेकर यहाँ तक अधिकतर आपका थ्योरी बेस है, एक दो न्यूमेरिकल आएगा, मेनली ये सभी हो गया। बट हाँ, ऐसा नहीं कि मैं फटाफट पार करूंगा, जो भी थ्योरी होगा उसको मैं कंप्लीट आप लोग को डिटेल बताऊंगा। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है पहले ये समझेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, पहले इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट क्या था, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंट्रोइड क्या था, सब चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। इसीलिए क्लास लेंदी होता है, बट आपको जॉब लेना है तो इस सेशन को देखिए, फ्री में चलाया जा रहा है, 100% आप देखिएगा, आराम से SSC JEE को क्वालिफाई कर जाइएगा, राइट। एंड अगर आपको फटाफट देखना है तो जैसे कंप्लीट होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा का पूरा, उसके बाद एक आया जाएगा रिपीट सीरीज चलाएंगे, जिसमें मैं 2 घंटा में आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो भी SSC का 16 साल में पूछा गया क्वेश्चन है 2 ही घंटा 3 ही घंटा में कंप्लीट करा देंगे, तो वो भी एक चलेगा फटाफट फास्ट वाला। लेकिन अभी हम लोग टाइम है तो हम लोग प्रॉपर अच्छी तरह से पढ़ रहे थ्योरी के साथ, ताकि जो चैप्टर को मैं देखो, जो चैप्टर आप पढ़िएगा, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं, अगर सारा आप लेक्चर देख लेंगे ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लगभग 10 लेक्चर आएगा, तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ये मैं दावा कर सकता हूँ। सिर्फ SSC नहीं, कोई भी स्टेट लेवल AJE के एग्जाम में, बिकॉज SSC JEE का स्टैंडर्ड जॉब होता है, स्टैंडर्ड आपका मतलब होता है जॉब, राइट। तो अगर इसका पेपर आप लगा लोगे तो किसी भी एग्जाम का पेपर आप लगा सकते हो, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। RRB से भी इसका जो सिलेबस है वो वास्ट होता है, टफ होता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितना क्वेश्चन तक लगाए थे हम लोग, आई थिंक मुझे लग रहा है 55 तक हम लोग लगा लिए थे, आज हम लोग 56 लगाएंगे। मतलब 3 चैप्टर जो पढ़ाए थे, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, मोमेंट एंड कपल एंड फ्रिक्शन से, तो वो हो गया था मेरा, एक सेकंड, ये तो 90 आ गए हम लोग, एक सेकंड, 70 भी नहीं अभी है, 59 भी नहीं है, ओके। ये रहा आपका सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग अभी मैं बताऊंगा आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, सब चीज़, पहले क्वेश्चन थोड़ा देख लो फिर आपको समझ में आया, समझाएंगे डोरो, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर हैविंग द सेम एरिया अबाउट देयर सेंट्रोइड, सेंट्रोइडल एक्सिस। देखो क्या कहा गया, सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब मान लो यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्कल बोला गया है, एक स्क्वायर बोला, उसका सेंट्रोइडल एक्सिस जो एक्सिस पार हुआ है, मान लो एक्स एक्स है, वाई एक्सिस है, ये वाई वाला है, वाई वाई है, और ये आपका एक्स एक्स है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि सेंट्रोइडल एक्सिस से बताइए सेंटर ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सर्कल अपन स्क्वायर का। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सर्कल का, डिवाइड बाय करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का। लेकिन उसका बोला आगे एरिया सेम है, मतलब एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, बस दैट्स इट। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ यही जानने से आपका जॉब तो लेगा नहीं, तो रटा रटा हुआ चीज़ हो गया। अगर आपको घुमा के कुछ दे दिया तो इससे हम लोग 10 तरीका का चीज़ें और भी समझेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो जस्ट 1 मिनट, मुझे एक पेज, मुझे पहली बात एक्स्ट्रा मुझे लेने दीजिए। ये मैंने एक एक्स्ट्रा पेज मैंने ले लिया। अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, तो तोड़ तोड़ के हम लोग समझेंगे। पहली बात हम लोग समझेंगे सर ये इनर्शिया क्या चीज़ है भला है, पहले हम लोग इनर्शिया समझाइए, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं पहले इनर्शिया। इनर्शिया आप लोग को याद होगा, हम लोग जो न्यूटन्स का होता है ना, न्यूटन कितना नियम दिया था, क्या आप लोग को पता है? न्यूटन आपको हो जाता फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, याद होगा कि नहीं? ठीक है, अगर नहीं पता थर्ड लॉ होता है, जिसमें फर्स्ट लॉ को हम लोग इनर्शिया लॉ कहते हैं, जड़त्व का नियम। अब वो क्या कहता है, इनर्शिया लॉ मेरा कहता है कि कोई भी बॉडी जो रहता है ना, वो अपना मोशन को अपना रजिस्ट करता है, अपना चेंज को रजिस्ट करता है। यानी एक वर्ड में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि रजिस्ट चेंज, रजिस्ट चेंज। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है? मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है ना तो चाहता कि हम गति में ही रहे, चलते रहें। कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहे, समझ लो ना, ढीठ नहीं होता है, कोड़ी जिसको नहीं बोलते हैं कि काम नहीं करने वाला है ना, काम चोर, तो उस टाइप का। भाई मैं बैठा हुआ तो बैठा हुआ रहना चाहता हूँ, लेटा तो लेटा हुआ रहना चाहता हूँ, दौड़ रहा तो भागे ना हो, फिर मैं रोकना नहीं चाहता हूँ, उस तरीके से। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स
उसके अपोज ना करे, एक्सटर्नल फोर्स उसको रोके ना, तब तक वो स्ट्रेट लाइन में, ये ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन में चलते रहे। तो क्या मैं इसका डेफिनेशन लिखा दूँ? लिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखिएगा सिर्फ ना, पार मत करिएगा, देखिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तभी जाकर रिजल्ट आपका होगा। तो आप देखिएगा, स्टेटमेंट आप देखोगे तो दिमाग में तो घुसेगा ना, तो लिखवा देता हूँ, बोलने से तो लिखने से और ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, इट विल रिमेन, हमको पता डर क्या लगता है बताने का, तो मैं इतना बता दूंगा ना इसी सेशन में, मतलब जो एसएससी जे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं कि कहीं से ना तो पेड कोर्स लेने का जरूरत ना और कुछ है, लेकिन डर ये लगता है कि स्टूडेंट आप लोग को आजकल के टाइम पे क्या हो गया ना, वो दिखाया, मतलब वो चीज़ का आदत बना दिया गया, एक तो एंटरटेन वाला और दूसरा चीज़ फटाफट वाला, जल्दीबाजी, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं कि भाई 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, इसका आंसर लगता है अरे भाई 1 घंटा में 100 क्वेश्चन लगा लिया हम तो भाई फोड़ ही देंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। इसीलिए लाखों में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लाखों में कुछ ही लड़का सिलेक्शन होता है, तो देखा करो आप लोग। चलिए मेरे स्टूडेंट अगर आप होंगे, फॉलो कीजिएगा, तो ऐसा कोई कुछ नहीं होगा कि जॉब ना लगे। एक जॉब क्या है, एसएससी क्या है, कोई भी एज है, अगर जेई का लेवल का देख रहे हैं मेरा, तो कोई जेई और ए लेवल का एग्जाम को आप फोड़ सकते हो, गारंटी लेता हूँ, खुद आप बोलिएगा, ठीक है। सर किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं 70-80 नंबर तो ले आ रहे हैं सिर्फ इसको देख के। तो देखिए अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, इनर्शिया का बात कर रहे थे ना, तो मैं लिखूंगा इट विल रिमेन एट रेस्ट और मोशन इन एक लाइन को देखिएगा, बहुत जरूरी है, इन अ स्ट्रेट, क्योंकि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन भी मैटर करता है। स्ट्रेट लाइन until act एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करा, सिंपल ये मैंने करा, यहाँ पे बोला कि सिंपल क्या बोला कि इट विल रिमेन एट रेस्ट, ये हमेशा रेस्ट में रहेगा, रिमेन रेस्ट रहना चाहता है या मोशन में रहना चाहता है। जैसे कोई बॉल आप छक्का मारो, उड़ के जा रहा तो उड़ते रहना चाहता है, लेकिन रुकता क्यों है, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगता है उसको रोकता है, या फिर घास में चौका की तरफ जा रहा है तो आप देखिएगा कुछ देर के बाद बॉल रुक जाती है, क्योंकि जो घास है ना वो फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, रोकने का ट्राई कर रहा है, तब जाकर रुकता है। अगर वो ना रहे ना, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं तो वो क्या स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में जाएगा, नीचे भी नहीं करेगा। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों कहा गया, आप बॉल को सीधा फेंको, तो आप बोलोगे सर बॉल को अगर मैं ऐसे फेंकता हूँ ना तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से गिरता है, ऐसे गिरता है, तो सर सीधा क्यों नहीं जाता, इसी अगर ऐसे फेंके तो ऐसे क्यों नहीं गया, ऊपर फेंके तो ऊपर क्यों नहीं गया, ऐसे करके क्यों गिर जाता। रीजन डियर वही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है। जैसे ऊपर फेंकोगे तो हवा तो लगाएगा ना, हवा और ग्रेविटी भी है, तो अगर ये सभी चीज को हटा दे तो स्ट्रेट लाइन में चलते हुए जाएगा, कभी रुकने वाला है नहीं। और कोई बड़ी रुका हुआ तो रुका हुआ है, जब तक आप उसको धक्का ना देगा, फोर्स ना लगा, वो चलेगा नहीं, समझ आया, ये होता है। तो यही इसीलिए कहा गया है कि इट विल रिमेन एट रेस्ट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनटिल, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें ना लगे। यही कहलाता है मेरा इनर्शिया फोर्स, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम कहलाता है, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। इनर्शिया उसको लॉ कहा जाता है, जड़त्व का नियम। अच्छा ये हो गया, यानी सर जी इसमें हम लोग ना स्ट्रेट लाइन का यहाँ बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का बात किया जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी चलते रहेगा या फिर रुका हुआ रहेगा जब तक कि फोर्स ना लगे, ठीक है। अब बात करेंगे जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो पहले हम लोग मोमेंट समझते हैं कि ये मोमेंट क्या चीज़ है, तो अब उसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है, तब जाके आपको समझ आएगा कि सर जी ये मोमेंट क्या है, मोमेंट क्या है। मोमेंट क्या हो ना, मोमेंट आप लोग को पता है ना, अगर मैं ऐसे नॉर्मली कहूँ तो हम लोग जब मोमेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं सर, मोमेंट इक्वल तो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब इस तरह का कोई अगर बीम है ना, और अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ एफ फोर्स, तो इस फोर्स के चलते कितना इसमें ना रोटेशन देखने को मिलेगा, बेंडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, वो दिखाता है। यानी कि फोर्स और कितना डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे ये फिक्स है और यहाँ फोर्स लगाया जा रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, मतलब 90 डिग्री में लेते हैं, और देखते हैं कितना मोमेंट इसमें जनरेट हो रहा है, ये चीज़। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं कि इफ शॉर्ट में हम लिख देते हैं, इट इज दी टॉर्क क्रिएट बाय फोर्स,
क्रिएटेड बाय फोर्स। एक टॉर्क होता है जो फोर्स के थ्रू क्रिएट किया जाए। देखो यहाँ फोर्स लगाया गया और एक टॉर्क क्रिएट हो। टॉर्क माना रोटेशन। जैसे आप दरवाजा को खोलते हो तो दरवाजा ऐसा कुछ रहता है, आप खोलते हो तो ऐसे ऐसे होता है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? देखो जैसे ये केएलसी है, आपका दरवाजा है तो ऐसे ऐसे खोलते हो, तो यहाँ पे क्या एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 90 डिग्री में और उसके चलते उसमें रोटेशन हो रहा है। तो आप क्या किए वहां पे टॉर्क क्रिएट किए फोर्स लगा के, तो उसी को हम लोग बोलते क्या है, मोमेंट बोलते हैं, जो कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी कि ये समझ गए कि ये रोटेशन हो रहा है और इनर्शिया समझे स्ट्रेट लाइन में, इन दोनों को मिला दे रहा। मतलब अब रेजिस्ट करेगा, इनर्शिया मतलब रेजिस्ट चेंज। देखो मैं पहले यहाँ पे बड़ा बड़ा लाइन पे लिख दिया हूँ कि इसका मतलब क्या है, रेजिस्ट चेंज, और इसका मतलब क्या है, टॉर्क क्रिएट। यानी कि टॉर्क यानी कि जब रोटेशन होता है ना, गोल घूमता है ना, उस टाइम पीरियड में जो रेजिस्ट करता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मेरा बात समझा? स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चीज रोकता है तो उसको इनर्शिया बोलते हैं, लेकिन अब मोमेंट गोल घूमेगा उस समय कोई रोकता कि नहीं, घूमने नहीं देंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आए? और उसको जो मेजर किया जाता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला से मेजर करते हैं कि कितना रेजिस्ट कर रहा है उसको मोशन को होने में, गोल घूमने में जो रोक रहा है वो कितना उसमें लगा, वैल्यू लगा, कितना उसमें पावर लगा, उसको मेजर किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला के थ्रू। गॉट इट? अब इसका मैं फॉर्मूला लिखा देता, मतलब डेफिनेशन लिखा देता हूँ ताकि ये भी आप लोग को समझ में आ जाए कि ये क्या बोले हम। अच्छा, इसको भी मैं ब्लैक में कर देता हूँ, ठीक है, हेडिंग सबका अगर मैं ब्लैक ही दिया तो ठीक है, ओके। तो इसका डेफिनेशन में क्या लिखूंगा कि एबिलिटी, या फिर मैं मेजर पूरा लिख देता हूं, मेजरमेंट एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रोटेटिंग मोशन। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, है ना? क्या बोला कि भाई इसमें क्या सिंपली कुछ नहीं बताया गया है, मेजरमेंट करते हैं क्या, एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज। कैसा चेंज? लीनियर मोशन का चेंज नहीं, रोटेशनल मोशन का चेंज को रेजिस्ट किया जाता है, उसको मेजर करते हैं थ्रू दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक इसको डेफिनेशन से, शॉर्ट डेफिनेशन इसका और एक लिख सकते हैं इस तरह करके कि लिख सकते हो कि भाई मेजर करते हैं, मेजर रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशन। एक वर्ड में लिख सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशन, रोटेशन को जो चेंज करता है, रोटेशन में जो चेंज आता है उसको रेजिस्ट करता है आपका, उसको मेजर किया जाता है मोमेंटम से। मतलब घूम रहा है एक स्पीड से, एक बॉल आप लिए, बॉल लगेगी से घुमाता नहीं है, घुमा रहे, तो चाहता है एक ही स्पीड से घूमते रहे, एक ही एक्सेलरेशन से या फिर वेलोसिटी से, कोई मुझे वहां पे रेजिस्ट ना करे। तो इस रेजिस्ट को कितना रेजिस्ट कर रहा है, जैसे एयर रेजिस्ट कर रहा है तो उसको मेजर करता है थ्रू दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गॉट इन माय पॉइंट? यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, समझ गए सर? मतलब सर समझ गए, सिंपल मोटा मोटी बात में आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको रेजिस्ट जो करता है उसको इनर्शिया बोलते हैं, और कोई बॉडी अगर घूम रहा है उसको रेजिस्ट करता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। दैट्स इट, खत्म खेल। हाँ, हो गया, इतना चीज आप समझ गए। अब इसका निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, वो मैं आगे बताऊंगा, है ना, जब फॉर्मूला उस तरह का कुछ चीज होगा। अच्छा हाँ, एक सेकंड, यहाँ से और कुछ चीज़ें जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता, सब चीज़ मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, सब चीज़ मैं बता ही देता। पहली बात ही आपसे दो चीज़ पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ एरिया होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, और होता मास का, वो आप जानो। तो इसको और क्या क्या कहते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट डाउन करके, कि इसको हम लोग मे बी डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ मोमेंट, ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ मोमेंट भी कहते हैं। यानी कि दैट इज, कभी कभी आपको बोल देगा सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया और मास। यहां ये चीज भी ध्यान रखना। पहली बात, इसको और क्या कहते हैं, आपको बोल देगा डिफाइन एज मोमेंट ऑफ मोमेंट फाइंड आउट करो, तो बेसिकली कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा है, या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मोमेंट ऑफ मास। अब बात आता है एरिया और मास क्या है सर। मान लेते हैं आप ना एक सिंपल ये स्क्वायर लो, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर। एक चीज बताइए, स्क्वायर में आपको क्या क्या दिख रहा है सर? एक तो मुझे ये हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, h दिख रहा है, और ये लेंथ दिख रहा है, l दिख रहा है, मतलब दो ही डायमेंशन दिख रहा है, 2D, यानी 2D फिगर। अच्छा बताओ, स्क्वायर का क्या आपको चौड़ाई नजर दिख रहा होगा? स्क्वायर का चौड़ाई नहीं दिख रहा होगा, आप दिख रहा है। लेकिन इसी चीज को मैं क्या करूंगा ना, बिग ब्रिक बना दूंगा। ईंटा कैसे होता है, इस तरह से होता है, कुछ ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक थिकनेस भी इसका हो गया, क्या हो गया, एक थिकनेस आ गया, मतलब LBH यहाँ पे आ गया, LB बिर्थ भी आ गया इसका, यानी कि अब ये बन गया 3D में। अब 2D से क्या कन्वर्ट हो गया 3D में, तो 3D में
आपका जब निकालते हैं तो इसमें हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, तो उसमें मास हो जाता है, उसके अंदर कुछ रख सकते हैं ना, घर जैसा बन गया ना, चारों तरफ बॉक्स जैसा बन गया, बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। लेकिन तो 3D में जब निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास कहते हैं, मोमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब सेकंड मोमेंट ऑफ मास। लेकिन अगर 2D का बात करूं तो 2D में क्या दिख रहा है, सिर्फ लेंथ और हाइट दिख रहा है, यानी 2D फिगर जितना होता है ना, सब में हम लोग क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं। और जब 3D बॉडी होता है तो मोमेंट ऑफ मास निकालते हैं, एकदम ध्यान रखना, क्योंकि उसके अंदर मास रहता है तो मास निकालते हैं। 3 डायमेंशन आ जाए, इसमें 2 डायमेंशन आ जाता है, जैसे सर्कल हो गया 2 डायमेंशन, स्क्वायर हो गया 2 डायमेंशन, रेक्टेंगल हो गया 2 डायमेंशन, ट्रेंगल हो गया, ठीक है। ये सब चीज जो है जितने भी आ जाएगा ना आपका, सब चीज जो है सब 2D फिगर है, यानी कि 2 ही डायमेंशन है। 2D मतलब 2 डायमेंशन मतलब 2 तरफ लंबाई चौड़ाई इस तरह 2, तो इस सब चीज में क्या लेके निकलेगा, एरिया मतलब मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। और जब बात करेंगे 3D का तो मोमेंट ऑफ मास। अब इन दोनों की इसका यूनिट चेंज होता है, तो अब मैं यूनिट इसका बताता हूं, ठीक है। ये बेसिकली समझ लो आप लोग का ना, इस तरह से एसएससी जेईई का पूरा लेक्चर सीरीज चल रहा है, तो मुझे और एक पेज लेना पड़ेगा। देखो तो अब यहाँ पे बारी आता है, मैंने पहला क्या बताया भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, इसको निकालते हैं जैसे AK² से। कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, छटपटाइएगा नहीं, सब चीज़ बताया जाएगा। और दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास, इसको निकालते हैं MK² से। ये समझो कि एरिया का यहाँ बात करें इसलिए A आया, और यहाँ पे मास का बात करें तो M आया, मास फॉर M, A फॉर एरिया। K क्या होता है, K होता है आपका रेडिएशन ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, जो कि बेसिकली लेंथ के एक्सिस हम लोग एक्स एक्सिस से, जैसे छोड़िए मैं आपको तो दिखाना ही पड़ेगा नहीं तो आप समझिएगा नहीं। जैसे कि ये मेरा है, ये दोनों है, ये कौन कौन एक्सिस है, आप बोलेंगे सर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह करके एक मेरा सर्कल जैसा बॉडी है, सर्कल जैसा बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकंड, सर्कल बनानी, सर्कल है, यहाँ पे एक आपका ए पॉइंट है और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, दोनों दोनों अलग अलग पॉइंट है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, ए के अबाउट भी मोमेंट ऑफ निकाल, अच्छा सर्कल है, पहली बात बताए सर्कल है तो क्या निकले, मोमेंट ऑफ एरिया फिर मोमेंट ऑफ मास। तो आप बोलेगा सर 2D है, जैसे इसका इधर रेडियस इधर रेडियस, 2 ही डायमेंशन मिलेगा ना, ठीक है, तो यानी सर मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ एरिया मुझे निकालना है ए में भी बी में भी, दोनों में निकालना, ठीक है। अब देखेंगे कि सर जी ये जो है ये डिस्टेंस निकालना आपको पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आप देखोगे एक्स वाला जा रहा है ना, इधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला जा रहा है, तो ये हो गया मेरा एक्स, एंड इधर से जा रहा है ये हो गया मेरा वाई, क्या हो गया, एक सेकंड यहाँ निकाल रहे हैं ना, तो ये हो गया क्या मेरा वाई, तो y1 ले लेंगे, x1 ले लेंगे। b के अबाउट भी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, चलो अभी a के अबाउट निकाले, ये निकाले। अब यहाँ पे क्या, पहली बात मुझे एरिया का जरूरत पड़ेगा, इसका क्या जरूरत पड़ेगा, एरिया का जरूरत पड़ेगा, तो एरिया यहाँ से निकाल लेंगे भाई, सर्कल का एरिया क्या होता है आपको पता है, और k है, k मतलब आपका क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो x के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस और वाई एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस, उसके ऊपर इस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, ठीक है। और जैसे मेरा मास का बात करेगा तो पे मास निकालते हैं, तो समझ आए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो सर जी रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है ना किसी भी बॉडी का अराउंड द एक्सिस होता है, जो लेंथ चेंज होने से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज होता है, याद रखिएगा, लेंथ चेंज होने से एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज होता है इन केस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, लेंथ चेंज तो उसका रेडियस ऑफ मतलब आई मीन एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज तो उसका वैल्यू भी चेंज, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, अभी आएगा इसके बाद बताएंगे। हम लोग यहाँ फिलहाल अभी यूनिट के लिए मैं रुकाया था, यूनिट क्यों होता है, यूनिट चेंज होता काहेला, जैसे मान लो इसका यूनिट निकालेंगे, ठीक है, यूनिट निकालेंगे तो भाई एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, यानी मीटर, तो एक तो मीटर स्क्वायर यहाँ हो गया, एंड के रेडियस ऑफ गायरेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको मैंने बताया कि या तो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से हम लोग डिस्टेंस ही लेते हैं, तो ये भी डिस्टेंस ही होता है, इंपॉर्टेंट अभी ये चीज समझो, यानी सर ये भी मेरा मीटर स्क्वायर ही हुआ, यानी कि यहाँ पे मीटर 4 हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया निकालेंगे ना, उसका यूनिट होता है m पे पावर 4, ठीक है, मीटर का 4, अगर mm कोई बोलेगा तो mm4 भी हो जाएगा, mm में लो या मीटर में लो। अब बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास का निकालेंगे, अभी तो ये क्या मास है ना, तो मास का तो यूनिट हो जाएगा kg, लेकिन ये तो मेरा डिस्टेंस अभी भी k जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस लेते हैं बॉडी का, वो चीज़ हम लोग लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा kg एंड आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे दोनों कैसे चेंज होता है, या तो इसका यूनिट 2 चीज़ हो सकता है, अगर कभी बोलेगा कि इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है, सर mm कभी बोल देता है, kg भी बोल देता है, मास पे और एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इतना चीज़ आप लोग अगर समझ गए होंगे
हम लोग क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्योंकि जब बात करेंगे वो जो फॉर्मूला कैसे आता है ना, वो हम लोग आगे बात करेंगे। टाइम स्टेप बाय स्टेप मैं बताते चल रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सब आप लोग को बता दिया। एक बार हर बहुत सारा चीज़ बता देंगे हौच पौच हो जाएगा ना। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे बोल रहा द रेशियो ऑफ मोमेंट। अब क्या करिएगा ना आप, बहुत सारे चीज़ का, जैसे ट्रेंगल का, सर्कल का, है ना, ट्रेंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल डिवाइड मोमेंट ऑफ स्क्वायर, इस तरह से आपको बोलेगा, बताइए क्या होगा, कुछ नहीं इसी तरह का। जैसे यहाँ पे बोला गया था रेशियो बोला गया किसका किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल का टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर। तो देखो अगर मैं बात करूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल का, तो हो जाता पाई d4/64, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बात करेंगे स्क्वायर का, तो हो जाता है a4/12, क्योंकि आपका क्या है, स्क्वायर है तो एरिया इसमें साइड साइड होता है, ए साइड, और ये आपका सर्कल है तो पाई डी से निकालते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ आ गया, डी मैंने डाया। अच्छा अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, उसमें क्या है, तो भाई साहब एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आ गया पाई d4, एक सेकेंड, पाई d4 डिवाइड बाई 64 एंड डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पे a4/12, ठीक है। इसको कैलकुलेट हम लोग करेंगे। अब देखिए सब चीज़ आप लोग खुद कर सकते हो, 64 आ गया इंटू यहाँ पे आ जाएगा क्या मेरा 12/a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डियर, ओके अच्छा, और यहाँ पे क्या कहा गया कि इसका जो एरिया है ना वो सेम है, हैविंग सेम एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अब देखो ये सभी चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो सर जी एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, है ना, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताइए, तो सर जी ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर के जगह में हम लोग पाई/4 इंटू डी स्क्वायर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक सेकंड, ए पे पावर 4 यहाँ होगा ना, एक सेकंड, थोड़ा सा इरेजर मुझे छोटा लेने दीजिए। ए पे पावर 4 था, ये ए पे पावर, यस यहाँ सही है, देखो ये ए पे पावर 4 था, तो ये ए पे पावर 4 डिवाइड बाई 12, ए पे पावर 4 डिवाइड बाई 12, तो इसको मैं अगर लिख सकता हूँ ए पे पावर 4 को क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इस ए स्क्वायर के जगह में हम लोग जस्ट निकाले कि सर ए स्क्वायर इक्वल टू पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर के जगह में वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ जी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, पाई/4 डिवाइड बाई 64 इंटू 12 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई/4 डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे। चलिए ये चीज़ आ गया। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करना, आराम से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन के बाद आपको जो आंसर मिलेगा ना वो 3/पाई मिलने वाला, तो दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे 3/पाई हो जाएगा आपका आंसर। कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे डी पे पावर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कर ही दो क्या यहाँ पे। अरे बाबा ये सब बहुत ईजी चीज़ है, ये सब चीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा, है ना। यहाँ 4 से चल जाएगा, ये देखो स्क्वायर करेंगे तो डी पे पावर 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4×4 16, स्क्वायर जाएगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है 16 आ जाएगा, और यहाँ पे चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो 4×4 16 यानी कि 3, हाँ 3/पाई बचेगा, यही बचेगा। आप लोग कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्यों मैं एक्स्ट्रा फिर टाइम आप लोग का वेस्ट करूँ, मैं आप लोग को समझाना काम है, कैसे यूज़ करते हैं, बाकी कैलकुलेटिंग आप लोग इतना तेज़ है। तो चलिए ये आंसर हो गया, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है मेरा ये, चलिए क्वेश्चन बनाइए, खुद से भी ट्राई करिए। क्वेश्चन कहा गया कि एक रिम का बाइसाइकिल है, ठीक है, द रिम ऑफ बाइसाइकिल व्हील विथ मास m एट द रेडियस r, रोटेशन विद द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो कहा गया कि कौन सा स्टेटमेंट जो पैरामीटर है वो सही है, वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑब्वियसली बात है इसका मास निकलेगा mr² होगा, या एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस होगा, या फिर क्या होगा, या फिर ये और दिस और दैट क्या होगा। पहली बात mr² होगा, यही होगा आंसर इसका। अब रिम क्या होता है, जैसे इस तरह का रिम होता है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, ठीक है, ये चीज़ निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया भाई, द रिम है, ठीक है, यानी कि मास मोमेंट, देखो मास m रखा गया, यानी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकलेगा, यहाँ से समझ गए होंगे, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है मेरा r है, जिसका रेडियस r है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब देखो यहाँ इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ये सभी का ना फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कुछ बोलने वाली जरूरत नहीं है, mr² हो जाता डायरेक्ट। इसका डेरिवेशन जान के क्या करिएगा, कोई पूछा ही नहीं जाता है,
कहीं पूछा नहीं जाता है, बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं जानने का, बस ये समझ लीजिए, क्योंकि देखो डेरिवेशन तो इतना सारा है ना, कम से कम 20 आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लगो 20, तो 40 डेरिवेशन कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जहाँ जरूरत है उसमें मैं कराऊंगा, जो मैं बता दूंगा, वैसे भी नहीं करिएगा, कोई जरूरत नहीं है, आप याद रख लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिम का mr स्क्वायर होता है, जो कि वाई एक्सिस के अबाउट हम लोग निकालते हैं। हाँ, ये चीज़ जान लो कि ये वाई आप बोल सकते हो, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट, ये अगर एक्स एक्सिस निकालते ये हो जाता, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे मैं ना कुछ एक्स्ट्रा डाटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो जो आपसे पूछ सकता है इस तरह का, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि ये तो रिम हो गया, आपको सॉलिड सिलेंडर पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर कहने का मतलब क्या है कि इस तरह का ये है सॉलिड सिलेंडर, है ना। एंड इसको मैं अगर एक्सिस पार करूँ यहाँ से, तो ये मान लो ऐसे करके गया है, ये है, और ये दिस इज योर एक्स एक्स एक्सिस। तो आपको इसका बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो, तो कैसे निकालोगे? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको बोलेगा तो ये हो जाता है आपका mr²/2, ठीक है। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है, ओके। और हम लोग और डिस्कस मैं करा देता हूँ, और किसका पूछा जाएगा? सॉलिड सिलेंडर हो गया। आपको फिर पूछा जाता है सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर। स्फीयर आपको पता, बॉल जो होता है ना, बॉल, सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, मतलब 3D समझ लो, फुटबॉल या बॉल जो आप लोग, जिसमें LVS सब रहता, तीनों रहता, तीनों डायमेंशन रहता है, ठीक है। और इसका एक्सिस मैं बना देता हूँ, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट निकाला जा रहा है मान लो, तो इसका क्या हो जाएगा? किसके अबाउट निकालें? वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाता 2/5 × mr², r रेडियस है, ठीक है। m आपका मास है, और सब देखो मास है ना, क्या कोई समझ आ रहा है? m क्यों आ रहा है? क्योंकि सब जो है ना 3D में है, सब 3D सॉलिड सिलेंडर है ना। यही अगर मान लो इसको हम लोग ले लेते हैं एक इस तरह करके, सिर्फ आपका एक बार है जो कि मतलब रेक्टेंगल टाइप से, क्या है? रेक्टेंगल है। अब बताओ इसमें क्या निकलता है? इसमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे m नहीं होगा, तो मास यहाँ निकल रहा है ना, सब में मास है कि 3D फिगर्स है, ठीक है। तो चूंकि रूम 3D था, इसीलिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सब 3D वाला लेके बता दे रहा हूँ। तो 2 हो गया। थर्ड नंबर में आ जाता है होलो स्फीयर भी पूछा जाता है, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर ये भी इसी तरह रहेगा कि, लेकिन हाँ होलो रहेगा, अंदर आपका खोखला रहेगा, अंदर खाली रहेगा, नारियल जैसा। इसको भी हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस के अबाउट 2/3 mr², ठीक है। एक आपका सॉलिड में पूछा जाता है 4 नंबर में, रिम पूछा, रड पूछा जाता है, थिन रड, ठीक है। क्या पूछा जाता है? थिन रड, कुछ इस तरह से रड रहेगा, लेकिन इसका आपको पूछा जाएगा, बोलेंगे सर ये तो मेरा सॉलिड सिलेंडर टाइप से हो गया, रड टाइप से, इसका आपको वाई एक्सिस के अबाउट आपको पूछेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? वाई के अबाउट निकाल रहे हैं ना इसका, वाई के अबाउट, तो ml²/12, ये बेसिकली l इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी m मास है, और r तो इन दोनों सबका रेडियस था, क्योंकि स्पेयर है तो इसमें भी रेडियस यहाँ पे रहेगा ही, डाया का हाफ हो जाएगा, रेडियस यहाँ से यहाँ तक r हो जाएगा, ठीक है, r हो जाएगा। इसका भी यहाँ से लेकर यहाँ तक r हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ से r हो जाएगा, बाकी m इसका मास है, और इसका ये l लेंथ है, ठीक है। समझ आया कि नहीं? चलिए ये चीज़ है। और ये बेसिकली जो थिन रड है, ये कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह का रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये चारों से पूछा जाता है, ये अधिकतर SSCJ में पूछा गया, इसीलिए मैं सबका यहाँ पे लिखवा दिया, ठीक है। जो चीज़ लिखाया जाएगा वो सब चीज़ आप लोग को लिखाया जाएगा। वाई तो समझ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे हो या फिर वाई एक्सिस निकाल रहे हो, वो डिनोट यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन हम लोग समझ गए होंगे, बस फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कोई है नहीं। चलिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब यहाँ पे बात आ जाता है न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग यहाँ पे निकालना सीखते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रेंगल इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आईपैड का जो पेंसिल है वो कम है, और टाइम इसका कितना चलेगा कभी भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। मेरी डिजिटल पेंसिल जो है, इसका पेंसिल ख़त्म हो जाएगा तो क्लास रुक सकता है बीच में, उम्मीद है कि चल जाएगा पूरा क्लास।
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रेंगल इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रेंगल, सिंपल बोला गया कि ट्रेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले आप समझो कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ नहीं है, जहाँ पे किसी भी बॉडी का टोटल वेट कॉन्सेंट्रेट होता है ना, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मैं एक लाइन में डेफिनेशन लिखा देता हूँ, आप लोग का हेल्प करेगा। द टोटल वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट, मतलब समझा? तो समझे, एक कोई भी चीज़ है, बॉडी है, उसका सारा वेट एक जगह पे रहता है। अब ये कैसे पता चलेगा? अब देखो जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, इसका हम लोग चाहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, तो देखो यहाँ पे रख रहे गिर जा रहा है, यहाँ पे रख रहे गिर जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक आएगा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं बैलेंस करके आप लोग के सामने में दिखा देता। देखो अभी बैलेंस हो गया था ना, अभी बैलेंस हुआ था, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, वो मेरा क्या रहेगा, इसका रहेगा, देखो ये जहाँ बैलेंस, क्योंकि इधर जितना है वेट जस्ट उतना ही इधर है, यानी ये बैलेंस कर रहा है। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरा का पूरा बॉडी, मान लो जितना भी ग्राम का है उतना ग्राम वहाँ पे एक्ट कर रहा है, और हम भी उतना ही लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ उतना लग रहा है, तो ये बैलेंस रख रहा है। हल्का सा भी इधर गए तो इधर हो जाएगा, या फिर ऐसे करके गिर जाएगा, समझ आया? तो पूरा का पूरा किसी बॉडी का जो वेट है यहाँ कॉन्सेंट्रेट करता है, वही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसीलिए आप देखते हैं कोई कोई जो बॉडी बिल्डर है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, वो एक उंगली में पूरा शरीर को अपना रख लेता है। इट मीन्स क्या हुआ कि पूरा का पूरा बॉडी का जो वेट है ना, वो एक उंगली पे ले आया, यानी कि पूरा का पूरा बॉडी का जितना उसका वजन मान लो 100 केजी का है, तो उसका एक उंगली में ना 100 केजी का वजन आ गया है। इसीलिए कोई कोई जैसे ब्रूसली वगैरह हो गया, वो सिर्फ ऐसे सीधा करके मारता ना किसी को, तो पेट में या फिर कहीं एकदम अंदर चल जाता था, उसमें का बहुत पावरफुल बॉडी बिल्डर माना जाता है, जबकि पतले दुबले थे। लेकिन क्यों? क्योंकि वो पूरा का कंसंट्रेट, मतलब एक तरीका होता है ना, तपस्या वो किया है, उतना मेहनत किया है, तो वो उतना कंसंट्रेट करके उतना वेट से मार रहा था। हम लोग मारो कुछ नहीं होगा, वो इतना करता था, तो वो होता पूरा का पूरा बॉडी का कंसंट्रेट वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ इतना आसान नहीं होता है, मतलब हम लोग को के लिए करना, लेकिन हाँ बॉडी का कंसंट्रेट उस तरह का होता है। तो ये हो गया। तो ये बोला गया ट्रेंगल का क्या होगा, फिर से इसी तरह ढेर सारे आपका आएगा, ट्रेंगल आएगा, सर्कल आएगा, मतलब 2D फिगर 3D फिगर, सबका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। ये चाहेंगे जब क्लास लेंगे ना, तब मैं आप लोग को टोटल बता दूंगा, जितना भी फिगर होता है सब फिगर का मैं बता दूंगा आप लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ ट्रेंगल का बात किया गया, तो ट्रेंगल कैसे होता है, इस तरह का ट्रेंगल होता है। अब देखो यहाँ पे ट्रेंगल में दो चीज़ होता है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, वर्टेक्स इस सभी पॉइंट को बोलते हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। अब इस वर्टेक्स से अगर हम लोग मेडियन खींचेंगे, अब बोलेंगे मेडियन क्या आता है सर, मेडियन होता है जो एक लाइन को दोनों भाग में डिवाइड कर दे। तो इस वर्टेक्स से यहाँ एक मेडियन खींचे, इसका मतलब क्या है कि इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। इस वर्टेक्स से फिर से एक मेडियन देखे, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। इस वर्टेक्स से यहाँ मेडियन दिए तो इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। तो तीनों वर्टेक्स से जब तीनों साइड्स में, ट्रेंगल के तीनों साइड्स में, ये साइड्स हो गया इसका, तो साइड्स में है ना, जब मेडियन खींचा जाता है तो उन तीनों बीच में एक कंसंट्रेट पॉइंट आता है, जहाँ पे तीनों जो आपका मेडियन है वो आके टच करता है, एक जगह पे लाई करता है, यही जो है आपका जी निकलता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल का होता है। अब ये जो है अगर बात करेंगे टॉप से और बॉटम से कितना होता है, तो बॉटम से अगर के मैं बात करूँगा यहाँ तक का, तो ये होता है h/3 है ना, और यहाँ से यहाँ तक हो जाता है क्या, मेरा हो जाता है 2h/3। ऊपर से होता है 2h/3 और नीचे से होता है h/3। अगर इसका h हाइट रहता तो क्या रहता है, इसका h हाइट रहता, तो अगर इसका h हाइट है ट्रेंगल का, तो ऊपर से 2h/3 नीचे से h/3 हो जाता है। जहाँ पे ये लाइव करें, मतलब बॉटम से देखेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे ट्रेंगल का, तो h/3 पे। जो भी इसका हाइट है उसका 3 गुना, मान लो कि यह हाइट कितना था 30 रहता, तो 30 को 3 से करते हैं मतलब 10, तो 30 अगर है तो 10वां जहाँ पे है सेंटीमीटर या मीटर में लो, वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। ऊपर से देखेंगे तो 2h/3, समझ आए, तो इस तरीके से है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस दिया गया है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड, इंटरसेक्ट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ऑफ द डायगोनल कंसंट्रेटेड ऑफ द मीडियन, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2018 में पूछा गया ये आपसे क्वेश्चन था, समझ आया ये क्वेश्चन को रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ा जाए फटाफट। हम लोग पढ़ लें, जैसे मैंने कहा ना न्यूमेरिकल वाला सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिया, अब तो बस थ्योरी वाला ही आएगा।
चलिए क्वेश्चन को लगाइए डियर स्टूडेंट्स। का क्या कहा गया, आप लोग भी लगाओ। मैं अभी भले लाइव नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग को प्रॉपर चेक करता हूं कि आप लोग कितना बच्चा जब लाइव होंगे, क्योंकि मैं बाद में डालता हूं। क्यों उस सभी चीज़ से मैं हटना भी चाह रहा हूं। जब जरूरत आएगा ना, जब आप लोग सीख जाओगे, जब जरूर लाइव आएगा तो ये डालेंगे। जैसे अभी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद 2-3 घंटा के बाद लाइव जाएगा। उस टाइम में मैं लाइव आके सबका बच्चा का देखता हूँ, रिप्लाई भी मैं करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ आप लोग का कितना प्रिपरेशन है, कैसा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा ना उसी का जॉब लेगा। ये कड़वा ट्रूथ है। आप लोगों को बुरा लग सकता है, मैं खरी खोटी सुनाता हूँ, लेकिन रियल वही सुनाता हूँ कि अगर आप रेगुलर पढ़ोगे ना, चाहे मेरा पढ़ो, ये जरूरी नहीं कि मेरा आप पढ़ रहे हो, किसी का भी लेक्चर देख रहे हो या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, अपना आप से पढ़ रहे हो, लेकिन रेगुलर पढ़ेगा तभी जाकर सक्सेस मिलेगा। 1-2 दिन में सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है। आप रेगुलर पढ़ो, कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। चाहे आप लेक्चर किसी का देख रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और अटेंटिव भी होना, जाना और बैठे रहना। मान लो क्लास गए, टीचर कुछ पूछ रहा, बता नहीं रहे हैं, कुछ सोल्यूशन दिया, बता ही नहीं रहे, तो कोई फायदा नहीं है, कोई यहाँ पे फायदा नहीं है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो तब फायदा है। पार्टिसिपेट करते हो तो अपना पर्सनैलिटी भी निखरता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। आंसर दोगे कॉन्फिडेंट आएगा, तो आंसर दिया करो। दूसरे का मत देखो कोई दे रहा नहीं दे रहा, आप अपना काम करो। आपको जॉब लेना, किसी और को नहीं देखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा कोई स्टूडेंट ये बोलते हैं सर अभी तो बीच में इतना सारा चीज़ बोलते हैं, शायद अभी तक कोई बोला नहीं है, लेकिन देखो डियर, ये बता रहे क्योंकि ये मैं गाइड ही कर रहा हूँ ना एक तरह से, ये मैं आपको सबक दे रहा हूँ। मैं अब बता रहे, लगभग मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से ज़्यादा हो गया, 6-7 साल तो हो ही गया। इतना टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं हज़ारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। तो लाखों स्टूडेंट, हर दिन मैं बात करता हूँ अलग अलग स्टेट के लड़का का, कोई जेई का तैयारी, कोई ए का तैयारी, कोई इसरो डीआरडीओ का तैयारी करा, सर कैसे गाइड करना। तो उन लोग जो गलती करता है वो भी मुझे बताता है ना। अब आप अकेले हो, लेकिन मेरे अंदर जो है हजारों बच्चों, लाखों बच्चों का गुण घुसा हुआ, क्योंकि सबसे वो चीज़ लिए हैं, वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ, तो वो गाइड कर रहे हैं। मैं कभी ऐसा तो नहीं करा आप बोलेंगे हाँ सर मुझे आज वहाँ गए थे, मूवी बहुत मज़ा आया, क्या उससे किसी बच्चे को कनेक्टेड है, उससे क्या जॉब निकलेगा, 1% हेल्प होगा? नहीं। लेकिन कोई चीज़ अगर मैं बताता हूँ ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, वो मत करना ये मत करना, तो वो उससे आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो वही चीज़ मैं बोलता हूँ। चलिए, अभी तक आंसर दे दिए होंगे आप लोग। तो कहा गया विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो पहली बात, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, एक वर्ड में समझो। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे आप निकालते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डायरेक्शन पे, कोई भी बॉडी का एक्स डायरेक्शन में निकालते हो, और आप वाई में भी निकालते हो। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं, एक्स और वाई को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई में, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाता मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही जो आई जेड जेड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आए? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना, कुछ नहीं करना है, जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बॉडी का, उसका एक्स का और वाई का निकाल के जोड़ दो, है ना, और ये फॉर्मूला में आपका दिया रहेगा। तो यहाँ बोला किसका गया देख लेते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट। अब देखो शाफ्ट का अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका पाई d 4/64। शाफ्ट मतलब क्या होता है, इस तरह का होता है शाफ्ट। तो ये भी तो इस सर्कल वाला पार्ट आता है, तो वही आ जाएगा, सर्कल का ही 2 हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये तो अगर इसको मैं दोनों एक्सिस में निकालूंगा तो ये मान ले एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस में भी सेम ही निकलता है। वाई का बात करेंगे ना तो फिर भी पाई d 4/64 है। तो क्या करेंगे, दोनों को बस जोड़ देना यहाँ पे, तो बस वही करना और क्या करना है। तो यहाँ पे करेंगे पाई d 4/64 प्लस पाई d 4/64, तो 2 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू पाई d 4/64। तो यहाँ से कट करेंगे तो 32 से कट हो जाएगा, तो यही होगा आंसर, पाई d 4/32, पाई d 4/32 d हो जाएगा, है ना, यह आंसर आपका हो जाएगा। तो बस इसी तरह का है, इसी तरह का है। चलिए क्वेश्चन बन गया होगा आप लोग से, फटाफट आगे बढ़ा जाए। 59 हम लोग यहाँ पे देख लिए, 60। चलिए तो चलिए अब हम लोग 60 नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस विच टेंस टू कॉज रोटेशन इन द बॉडी अबाउट द सर्टन एक्सिस इज नोन एज। अब देखो ये बड़ा एक नया टर्म पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइए, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ताकि मैं जानना चाहता हूँ आप लोग कर सकोगे या नहीं। पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले आप थ्योरी थोड़ा समझो। मान लेते हैं इस तरह करके 3 जगह में बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे इसको अटैच कर दिया गया, पाइवोट जैसा है, क्या है मेरा पाइवोट है, जहाँ पे इसको अटैच कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, मतलब बांध दिया गया है। अब बांध करने के बाद यहाँ पे कहीं आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी से मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दिखा रहा हूँ, जी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और नीचे में आ जाता है सेंटर ऑफ प्रकर्षण। क्या आ जाता है ये,
ये मैं पूरा लिख ही देता हूँ ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक सेकंड। दिस इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रकर्षण। सेम यहाँ पे भी होगा 2 पॉइंट, यहाँ पे भी होगा 2 पॉइंट, है ना। एक सेकंड, ऊपर करते हुए जा रहे हैं पॉइंट को, यहीं पे होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रकर्षण। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि क्या होता है सर जी। सर जी जहाँ पे पूरा का पूरा किसी बॉडी का जो वेट है ना वो कॉन्सेंट्रेट होगा, तो पूरा का पूरा बॉडी कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे है, COG पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा ठीक है सर जी। और पाइवट ऊपर में बंधा हुआ है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, कहाँ पे लगाता हूँ, इस जगह पे लगाता हूँ, मतलब सेंटर ऑफ प्रकर्षण से नीचे लगाता हूँ। अगर मैं सेंटर ऑफ प्रकर्षण से नीचे लगाता हूँ तो क्या होता, मेरा बात समझो, ऐसे करके मैंने बांधा और ऐसे करके लगाया, तो देखो ये समझ रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे, अब ये पूरी तरह से फिक्स नहीं है, बस बांधा गया है, लटकाया, जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ, ऐसे करे तो देखो ऐसे, मतलब ये भी इधर ना रोटेट करेगा, ये यहाँ से क्या करेगा, एक सेकंड, ये इधर से क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब बात करते हैं कि ये जो फोर्स मैंने यहाँ पे एक्ट करा ना, ये अब मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रकर्षण के बीच में, सेंटर ऑफ प्रकर्षण, अरे यार जी मैंने कहाँ लिख दिया, जस्ट अ मिनट, ये P है, ये P है, सेंटर ऑफ प्रकर्षण, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बीच में यहाँ लगाता हूँ, सेकंड वाला में इसमें लगाता हूँ। अब जब बीच में लगाते हैं ना, अब क्या होता है, मान लो ये है आपका, अब मैं यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो अब देखो ये पूरे को ना धकेल के ले जा रहा है, यानी कि अब क्या होगा कि मेरा मोशन इस डायरेक्शन में करेगा, कैसे करेगा, मूव इस डायरेक्शन में करेगा, समझ आया कि नहीं। अगर यहाँ से है तो इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब थर्ड वाले में अगर बात करते हैं कि अगर मैंने इस फोर्स को क्या करा कि सेंटर ऑफ प्रकर्षण में लगाया, कैसा, सेंटर ऑफ प्रकर्षण, तो सेंटर ऑफ प्रकर्षण में जब यहाँ पे लगाते हैं तो होता क्या ना, जितने भी होता है फोर्सेस, ऑल फोर्सेस जो होता है वो कट आउट हो जाता है, क्या कर देता है, कट ऑफ कर लेता है, या फिर बोल सकते हो कि कैंसल हो जाता है ऑल सब फोर्सेस, कैंसल ऑल फोर्सेस, ठीक है। ऑल फोर्सेस क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। यहाँ पे मतलब समझो कि मैंने क्या करा, यहाँ पे F में लगाया, जब यहाँ में लगा रहा था तो ऐसे घूम रहा था, जब मैं सेंटर मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब पहली बारी सेंटर प्रकर्षण से भी नीचे लगाया तो रोटेशन करने लगा अपोजिट, ये उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर प्रकर्षण के बीच में लगाया तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इधर जो मैंने लगाया और उधर जो मैंने लगाया वो दोनों कैंसल आउट हो जाता है। मान लो इधर से 10 गया तो इधर से भी कुछ, इधर से 10 लगा, ठीक है, तो इधर से भी 10 लगेगा और 10 माइनस 10 होकर 0 हो जाएगा। तो वो पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ प्रकर्षण यहाँ पे कहलाता है, जहाँ पे सारे फोर्सेस अपने आप को कैंसल आउट कर देता है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो और आप खुद आंसर लगाओ। क्या कहा गया था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ऑल द रिजल्टेंट फोर्सेस विच टेंड्स टू कॉज रोटेशन इन दी बॉडी अबाउट द सर्टन एक्सिस, तो ये सेंटर ऑफ प्रकर्षण कहा जाता है। जहां पे ये एक स्टेटमेंट का बात किया गया, सेंटर, देखो भाई ऑल द फोर्सेस ऑफ रिजल्टेंट, ये बेसिकली आप क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्सेस को लगाएंगे तो टेंड्स टू कॉज रोटेशन, तो यहाँ पे मुझे रोटेशन देखने को मिलेगा। सिर्फ पहला वाली देखो, पहला वाला आप देखो, पहला वाला देखो, ये वाला फर्स्ट, तो रोटेशन हो रहा है अबाउट सर्टन एक्सिस, सर्टन एक्सिस में रोटेशन करेगा, तो किसमें होता है, सेंटर ऑफ प्रकर्षण में होता है। लेकिन ये जो मैंने बताया ये भी ध्यान रखना कि सेंटर प्रकर्षण में अगर कोई लगा ना तो वहाँ पे कैंसल आउट भी कर देता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और अगर सेंटर प्रकर्षण सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में लगा तो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो ये तीनों चीज पूछ सकता है, यहाँ पहला से आया, सेकंड थर्ड से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगर 60 आप लगा लिए हैं तो 61 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग लगाएंगे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे कहा गया है कि स्क्वायर सीट है, स्क्वायर सीट है जो कि मेटल का बना हुआ है ना। स्क्वायर सीट ऑफ मेटल हैज ए स्क्वायर ऑफ 1/4 ऑफ द ओरिजिनल एरिया कट आउट फ्रॉम दी वन कॉर्नर सोज इन फिगर। लेकिन स्क्वायर है उसमें से एक स्क्वायर को कट आउट करके हटा लिया गया, मतलब ये ब्लैंक है, यहाँ आप देख सकते हो ब्लैंक है ये, ठीक है, ब्लैंक है। तो कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमेनिंग पोर्सन ऑफ द सीट। तो बताया गया, अब बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, ठीक है। वैसे तो सेंटर में हो सकता था लेकिन अब हट काट के हटा गया है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, पूरा बॉडी का जो वेट है वो कहाँ कंसंट्रेट करता है। तो अगर ये फुल रहता ना तब तो सेंटर में करता, लेकिन अब इसका वेट घट गया है, तो अब घट गया तो अब कहाँ करेगा ये आपको बताना। ऑब्वियसली बात, अब इसके नीचे ही करेगा, लेकिन कहाँ करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो नाउ आई एम टेलिंग द फॉर्मूला जो मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था ना बताएंगे, तो मैं आप बताऊँ मोमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, यहाँ शायद 2 ऑप्शन दिया गया है ना, हाँ यहाँ 2 ऑप्शन है। एक बोला गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई एट डिस्टेंस ऑफ 5/12 ऑफ द साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर ऑफ ईच अनकट साइड, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई एट द डिस्टेंस 7/12 ऑफ द साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर फ्रॉम ईच साइड। और कहा गया भाई क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई एट द डिस्टेंस 3/4 ऑफ ईच साइड ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर और नॉन ऑफ दीज।
पहले समझो डियर कि मैं कैसे यहाँ पे निकालता हूँ। तो हम लोग क्या करते, एक तो निकालते एक्स बार, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे ना, तब भी से आपको सेंट्रोइड निकालना बताया था। तो जब एक्स बार यहाँ निकाला जाता है, एक्स एक्सिस में निकालेंगे तो हो जाता है a1x1 माइनस a2। यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं डियर, क्योंकि यहाँ पे एक एरिया में दूसरा एरिया को घटा रहे हैं। ये जो बड़ा लेवल एरिया है, बड़ा वाला एरिया स्क्वायर है, उसमें छोटा एरिया को घटाएंगे, तो एरिया घटा है इसलिए माइनस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। कभी जोड़ना रहेगा तो जोड़ भी सकते हैं। a2x2 ये सेकंड वाला का है, सेकंड वाला का है, एंड दोनों का एरिया को समेसन कर देंगे, ये होता है। ये y बार इक्वल टू भी होता है, ठीक है, y बार इक्वल टू भी यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, समझ आए। लेकिन हम लोग x लेके चल रहे हैं, x एक्सिस लेके चल रहे हैं। देख लेते क्वेश्चन में क्या गया, स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल कट फॉलोइंग स्टेटमेंट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेनिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब ये क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। ए क्या हो जाता है, ये तो एरिया हो जाता है, जो भी आपको बॉडी दिया गया उसका एरिया हो जाता है। ये एक्स क्या होता है, एक्स ये आपका हॉरिजॉन्टल, एच फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। अगर यही चीज़ हम मैं करूँगा कि वाई बार निकालता तो क्या हो जाता है, a1 वाई बार माइनस a2 वाई बार और डिवाइड बाई a1 प्लस a2। ये क्या हो जाता है आपका, ये y जो हो जाता है ये फिर हो जाता है मेरा वर्टिकल डिस्टेंस। क्या हो जाता है मेरा, v फॉर वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस उसी तरह से ये कोई मेरा बॉडी है, मान लो यहाँ निकाल रहे हैं तो y और x लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बॉडी का यहाँ से निकाल सकते हो इस तरीके से, x और y का डिस्टेंस। तो अब देखो क्या मैं करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, पहले फिगर में एक्स्ट्रा मैं ले लेता हूँ क्या। चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक्स्ट्रा मैं एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला हम लोग का एक्स बार के अबाउट निकाल रहे हैं, तो a1x1 माइनस करेंगे a2x2 और एरिया का सम। कैसा कुछ था, कुछ ऐसा था, एंड यहाँ से कट आउट किया जा रहा था, इजंट इट। ये था क्या, यहाँ पे कुछ दिया गया वैल्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। तो 2x है और ये आपका x है, ये भी 2x है, ठीक है। ये आपका कितना दिया गया था, 2x दिया गया था, 2x x यही है ना, देख लेते और एक बार, x 2x। चलिए नोमेनक्लेचर जब जरूरत पड़ेगा तो मैं कर लूँगा, अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं अगर ऐसे बन जाता तो। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले सर एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, a1 क्या है, एरिया पहला बड़ा वाला का स्क्वायर। तो बड़ा वाला का स्क्वायर क्या है, ये भी स्क्वायर है, ये स्मॉल है, ये बड़ा वाला बिग स्क्वायर है, ठीक है। और अभी हमको सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी निकालना है वो कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक निकालना है, इस वाले का। उसको तो कट के हटा, ये कट आउट हो गया, क्या हो जाए, कट आउट कर दिए, ठीक है। इसको कट के बाहर निकाल दिए, तो इसका निकालना, ठीक है। एरिया क्या हो जाता है सर जी, ए स्क्वायर हो जाता है। तो ए यानी साइड का बात करा तो 2x इक्वल टू ए दिया है, तो ए का स्क्वायर मतलब 2x प्लस मतलब 2x इंटू 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या मेरा 4x स्क्वायर। मेरा बात समझ आया कि नहीं, स्क्वायर बाबू साहब ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। तो ए के जगह में क्या है, यहाँ पे 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ना 4x स्क्वायर। यही हम मैंने किया, ठीक है। ये निकालना आप लोग सीख लो, अभी टी जॉइंट का भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 4x स्क्वायर आ गया। और अगर मैं बात करूँगा x1, अभी बोलेंगे सर x1 क्या है, x1 डिस्टेंस आपका है ना डियर, x1 डिस्टेंस है, यहाँ तक का क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, आपका इसका। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो डियर इनटू हो जाएगा यहाँ पे x, क्यों, यहाँ से समझना। अगर देखो अगर मैं बात करूँगा स्क्वायर का, तो स्क्वायर का जो CG होता है ना वो आता है सेंटर में कहीं, यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो x वाला पार्ट हम लोग ले रहे हैं, इस एक्सिस से ले रहे हैं, ये एक्सिस, ये x वाला है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जैसे मैंने कहा बीच, तो ये पूरा का पूरा कितना है भाई, 2x है, 2x है ये पूरा का पूरा। तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा, तो यहाँ तक आएगा मेरा CG एक्ट करेगा कहीं सेंटर में, ठीक है। तो ये हम लोग ले लेंगे x ले लेंगे, मतलब x ले लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो ये x हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनस आ जाएगा आप छोटका वाला का, तो इसका x दिया गया ना, इसका साइड x है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। इजंट इट, समझ आया कि नहीं। अच्छा, इसका भी साइड कितना दिया गया वो हम लोग देख लेते हैं, शायद वो भी x ही था, यस ये भी x ही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है x है। पहले समझ लो ये पूरा हाफ से काटा गया है, इसको क्या हाफ से काटा गया, एकदम पक्का हाफ से इसको काटा गया, हाफ से, ठीक है, इसको हाफ से काटा गया, इसीलिए x आया। अब इसका x है तो भाई कहाँ पे इसका भी सेंटर में लाई करेगा CG, तो यानी कि x का हाफ यानी कि x/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा
एक्स यहाँ पे x/2, लेकिन हम लोग इस एक्सिस से लेंगे ना, यहाँ से लेंगे ना, मान लो यहाँ पे कटा गया है यहाँ से, और ये आपका x दिया गया, ये x दिया गया, तो इसका भी हाफ, तो लेंगे हम लोग यहाँ से x एक्सिस से लेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया x, और यहाँ से हो गया 0.5, तो यानी कि 1.5x। मेरा बात समझ आया कि नहीं? 2x ना लेके 1.5x, क्योंकि यहाँ से x। समझ आ रहा कि नहीं बाप पप्पा लोग? आप लोग देखो, हम लोग घर में एक बच्चा है, उसको मैं पप्पा पप्पा बोलता हूँ, तो वही बच्चा लोग आप लोग को भी पप्पा पप्पा में आ जा रहा है। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा ना, जो आप लोग हम लोग लेते हैं एक्सिस लेते हैं, मान लो ये सटा के यहाँ लेंगे ना, एक सेकंड, इस तरह करके मान लो है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x एक्सिस y एक्सिस। मैं कह रहा था कि यहाँ पे मैंने इस तरह करके कट आउट करा, तो बड़ा वाला का जब लिए तो बड़ा वाला का x डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस देखते हैं उस बॉडी का। तो CG मान लो मैंने जैसे कहा यहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेंटर में एक्ट कर रहा है, यहाँ सेंटर में एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से तक यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया था, 2x दिया गया था, एंड यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x होगा। तो चाहे मैं यहाँ निकालूँ यहाँ निकालूँ, x तो x ही होगा। तो चलो ये तो मेरा निकल गया पाला वाला ए वाला एरिया का, बड़ा वाला का। अब बात करते हैं छोटका वाला का। तो अगर मैं छोटका वाला का बात करता हूँ, तो ये अगर 2x है, ये अगर 2x मेरा दिया गया है, तो ये मेरा है यहाँ से यहाँ तक x है, यानी ये भी मेरा x है, ये भी मेरा क्या है, x है। ठीक है, ओके। अब यहाँ इसका भी स्क्वायर कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, सर जी सेंटर में लाई करेगा यहाँ पे। तो अगर ये x है तो यहाँ तक कितना हो गया, हाफ x हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे अगर लेना है ना x2, तो वो हम लोग लेते हैं एक्सिस से पूरा लेते हैं हम लोग। ठीक है, एकदम एक्सिस से पूरा लेते हैं, मतलब यहीं से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो ये तो पहले x हो गया, ठीक है, ये x हो गया, यहाँ पे 0.5 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 1.5 हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा था 2x था, तो 2x ना के यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1.5x आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ 0.5x था और ये x है, तो 1.5x आ गया, यहाँ से यहाँ तक लेंगे। समझ आया? इसी तरह करके हम लोग निकालेंगे। तो 1.5x आ गया उसका डिस्टेंस, मतलब एक्सट्रीम x एक्सिस से लेते हैं, एक्सट्रीम y एक्सिस से लेते हैं। तो पहले तो एरिया निकाले, और x2 का बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1.5x, एंड डिवाइड बाई दोनों का एरिया, तो एक आ गया 4x²। एक सेकंड, यहाँ पे एरिया मैंने माइनस क्यों करा है, नेगेटिव करेंगे ना, घटा रहे हैं, कट के बाहर निकाल रहे हैं, तो ये भी माइनस होगा, तो 4x² माइनस x²। बस अब आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x³ माइनस आ जाएगा x, तो यहाँ पे आएगा कितना हो जाएगा डियर, यहाँ पे तो 1.5x की पावर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसमें से घटेगा तो 2.5 बचेगा, है ना। ठीक है, 2.5 बचेगा, x³ डिवाइड बाई बचेगा कितना, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 3x² बचा, ये स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2.5/3x। ठीक है, क्या दिया आंसर, थोड़ा देखते लेते हैं इसका। तो यहाँ पे आंसर का अगर मैं बात करूँगा, देख लेते हैं, 5/12, 7/12। यहाँ पे आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, कुछ तो गलत, अच्छा सॉरी, इसको मैंने सिंप्लीफिकेशन तो किया ही नहीं, इसको हटाएंगे 30 आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 30, तो 5/6, सॉरी। अब देखते हैं 5/6x क्या कहीं पे है, 5/6, 3/4 नहीं, 5/6, हाँ 5/12 आ गया आंसर। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर जी ये तो एक है, अब डबल कैसे हो जाएगा, तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्वीट डियर स्टूडेंट, ये x इक्वल टू मेरा 5/12 होगा ना, यही होगा, क्योंकि 2x होगा। इट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाई करेगा 5/12 ऑफ साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर का लाई करेगा, तो ये दुगना हो जाएगा ना। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ दुगना हो जाएगा, क्योंकि x बार निकालेंगे और y बार निकालेंगे, दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो इसका जो निकला उसका 2:2 कर दो, तो 5/6 x का इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, आपका 6 हो जाएगा 1/2 का, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा 5/12। देखो इस सभी चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग को जब मैं बताऊंगा आप लोग को डेरिवेशन, तब बहुत मज़ा आएगा समझाने में यहाँ चीज़ का। चलिए, अगर इसमें अगर फिर से कन्फ्यूजन रहा ना, तो मैं और एक बार सॉल्यूशन करा दूंगा। अभी मुझे लग नहीं रहा कि कहाँ आप लोग का डाउट हो सकता है मैं एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ अभी तक, है ना। अब फिर से रिवीजन कराऊंगा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर अब इसमें अच्छा कभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है ना, मुझे कमेंट कर देना, सर इस क्वेश्चन में ये कैसे हुआ, या फिर सर इस क्वेश्चन को फिर से एक बार करा दीजिएगा, तो मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ आया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आगे आ जाता है मेरा 62, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सर्कुलर सेक्शन whose external dia is 8 centimeter and internal dia is 6 centimeter about centroidal axis is। चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर। इस तरह का है, एक सर्कल है, एक्सटर्नल इंटरनल डाया, तो कहा गया होलो सर्कुलर सेक्शन है, एक्सटर्नल डाया 8 है, मतलब एक्सटर्नल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कहा गया है, 8 सेंटीमीटर कहा गया है, ठीक है, ये चीज़ 8 सेंटीमीटर है। एंड इंटरनल डाया कितना 6 है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर है। अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग को निकालना है, तो चलिए फाइंड आउट हम लोग फटाफट कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, वाई इधर हो जाएगा, एक्स के अबाउट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ भाई, तो यहाँ पे निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका क्या है, सर जी सर्कल है, तो सर्कल का मैं अभी जस्ट बताया था πd4/64, ये मैंने बताया था ना, πd4/64 होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल। बट यहाँ पे क्या है, 2 है, और 2 में से होलो है, यहाँ पे कहा गया ना, होलो कहा गया है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको कट आउट हो, मतलब इस वाले को खाली निकालना है, होलो है, तो बड़ा वाला में से छोटका वाला को कट कर देंगे, बड़ा में से किसको हटा देंगे, ये जो छोटा आप देख रहे हो ना, इसको हटा देंगे, जैसे ग्रीन वाला को कट के हटा देंगे तो वो निकल गया क्योंकि होलो है, ठीक है, यानी कि बड़का डी में से छोटका डी को माइनस करना पड़ेगा, तो बस वही यहाँ पे है, तो बस यहाँ पे D4 की जगह में क्या करूँगा ना, बड़ा डी माइनस छोटा डी कर दूंगा, इस तरह से डी पे 4 माइनस डी पे 4, बस दैट्स इट, खत्म, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा π/4 इंटू 64, बड़ा डी का वैल्यू कितना है 8 है, तो 64 आ जाएगा यहाँ पे, चलो नहीं यही कर देता है, -6 का स्क्वायर, दैट्स इट। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 137.444 करके जाएगा, तो 5 आप लिख सकते हो सेंटीमीटर का 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा आपका आंसर इसका। तो देखो 137.5 137 आ रहा कि नहीं, हाँ भाई मुझे लगा नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये हम लोग का है, इसके बाद ये आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और हम लोग का क्लास भी आज, फिर हम लोग लगाएंगे ट्रसेस एंड बीम्स, तो ये हम लोग का लास्ट हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है एक टी सेक्शन का, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बस उसी तरह फिर से हम लोग निकालेंगे, ये टी हो जाएगा, ऐसे कुछ दिया गया है, ज़्यादा बड़ा मैंने फिगर बता दिया, थोड़ा छोटा ले लेते हैं ना, ठीक है, बस खाली आपको ध्यान देना कि क्या क्या देना है और कैसे निकालना है, एक्स बार वाई बार, एरिया तो आपको पता ही रहता है ना, बस वही चीज़ का गड़बड़ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी 10, 15 और 15, अब देखो यही 10, 15, 5 क्या दिया ये बताइए, तो सर जी 10 जो रहेगा ना, ये हमेशा देखना, ये LBH दिया है, L यानी लेंथ दिया है, तो 10 आपका लेंथ दिया है, ये 10 दिया है, ठीक है। आपका 15 क्या दिया है, 15 आपका टोटल दिया है, ये दिया है 15, और आपका 5 क्या दिया है, ये 5 आपका ये विड्थ दिया है 5, ठीक है, तो 15 दिया, ये 10 दिया, 5 दिया। अब हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर 15 है, ठीक है, और ये भी आपका 5 हो जाएगा, सेम है, मैंने थोड़ा सा ना ये लग तो रहा है डिफरेंट डायमेंशन सेम जैसा लगना तो चाहिए एटलीस्ट, तो ये इतना चौड़ा, अब देखो सही है, 5 5 लग रहा है, तो ये भी बोल सकते हैं सर ये अगर मेरा 15 है, ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो जाएगा, चलिए ये 10 निकल गया है ना, तो इतना मेरा हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये एक मेरा रेक्टेंगल टाइप से, ये अलग मेरा रेक्टेंगल टाइप से लग रहा है, तो दोनों का अलग अलग हम निकालेंगे। तो निकालते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन, तो हम लोग निकालते हैं फटाफट। तो वाई एक्सिस के अबाउट निकालते हैं हम लोग, है ना, वाई के निकालना इसमें ज़्यादा हम लोग के लिए ईजी रहेगा, वाई एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाई बार निकालना पड़ेगा, तो फिर से वही पहला क्या लेंगे, एरिया सर, तो मान लेते हैं सेक्शन 1 का हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले सेक्शन 1 वाला, तो पहले वाई बार क्या होता है, एरिया पहले होता है, आप लोग याद करो एरिया, फिर क्या लेते हैं सर जी, तो डिस्टेंस लेते हैं, जो एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस से निकाल रहे हैं तो y1 और फिर a2, और यहाँ पे दोनों को जोड़ रहे हैं, घटाने वाला बात नहीं है, तो इस दोनों टी सेक्शन है, टी सेक्शन क्या है, एक रेक्टेंगुलर है पहला वाला का और दूसरा वाला का, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस कर देंगे, फिर एरिया ऑफ सेकंड का, ये इसका एरिया लेंगे, और फिर ये मेरा वाई एक्सिस के अबाउट कितना डिस्टेंस में जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है उसका वैल्यू, तो y2 बेसिकली क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ लाई कर रहा है उसका, ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है, और वो फॉर्मूला के थ्रू आएगा, ट्रेंगल का, रेक्टेंगल का कहाँ पे आता है, स्क्वायर का कहाँ पे आता है, सबका कहाँ से आता है, ठीक है, तो और डिवाइड में क्या होता है, दोनों का एरिया हम लोग लेते हैं, एरिया 1 और एरिया 2, एरिया 1 प्लस एरिया 2, ठीक है, तो
एरिया सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरिया क्या कैसे निकालेंगे। तो सर जी एरिया यहाँ पे आ जाएगा, देखो हम लोग एरिया पहला का बात कर रहे हैं, अभी फर्स्ट का बात कर रहे हैं, ये ध्यान देना कि हम लोग पहला का बात कर रहे हैं, फर्स्ट का। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रेंगल का कैसे नहीं निकालते, एल इंटू बी यानी 10 इंटू 5, तो यहाँ निकल जाएगा 10 इंटू 5 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया यहाँ पे एरिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ काम करते हैं, हम लोग क्या वाई बार निकालते हैं, यही मैं कर देता हूँ, y1 निकालते हैं। अब देखो y1 निकालना हम लोग को ना, तो y1 निकालना है, तो y डिस्टेंस ये देखो मेरा है क्या, y डिस्टेंस निकालना है, एक सेकंड y1 निकालना है। तो y1 अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा 5/2 और प्लस 10 यानी कि निकल जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। बोलेंगे सर कैसे, देखो डियर y1 हम लोग निकाल रहे हैं ना पहला का, तो मेरा ट्रायंगल है इसका कहाँ पे लाई करेगा, लाई यहाँ पे करेगा, इस जगह पे कहीं सेंटर में करेगा मेरा। ठीक है, अब हमको y वाला डिस्टेंस लेना है ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। एक सेकंड थोड़ा डार्क करने दीजिए, ये डिस्टेंस लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, y वाला, x वाला नहीं y वाला, ये हो जाएगा मेरा y1। तो सबसे पहली बात यहाँ से यहाँ तक तो 10 है मेरा पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना मेरा 10 है और ये 5 है, तो 5 का तो हाफ हो जाएगा ना, तो 5 का हाफ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 5 का हाफ लिया और 10 लिया, समझे, यहाँ से वहाँ तक का, क्योंकि वहाँ कहाँ लाई करेगा जी जहाँ लाई करेगा वहाँ तक का डिस्टेंस y वाला पार्ट में, वही होता y बार का मतलब, y बार बोल रहे हैं y1 का मतलब। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये y1 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा हो गया। तो अब एरिया निकल गया, y1 निकल गया, y2 भी निकाल लेते हैं फटाफट करके हम लोग, y2 यहाँ निकालते हैं y2। ठीक है, अगर मैं y2 का बात करूँगा तो 10/2 यानी कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एंड एरिया 2 भी चलो निकाल ही लेते हैं, एरिया 2 भी फिर भी तो सेम ही होगा ना, 5 × 10 × 50, यहाँ पे क्या होगा 10 × 5 बराबर 50 सेंटीमीटर भी होगा। अच्छा खाली y2 निकाल देते हैं, y2 कैसे होगा वो समझा देते हैं आप लोग को। y2 अब इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर में ही लाई करेगा, यानी कि इसका डिस्टेंस मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाहिए, ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है भाई, ऑब्वियसली पता है कि हाफ है, यानी 10 का आधा हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा, ये पूरा यहाँ तक 10 था, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मेरा वही मैंने करा कि यहाँ पे 10 का हाफ, एक सेकंड यहाँ पे 10 का 2 करना था। देखिए कभी कभी डियर इतना इंसान से गलती होता है, मेरे दिमाग में सही रहता है लेकिन आप लोग को बोल कुछ और देते हैं, या दिमाग में सही रहता है लिख कुछ और देते हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ स्टूडेंट कभी कभी बोलता है सर वहाँ पे आपको आता ही नहीं है। बाबू जब हजारों चीज़ पढ़ाते हैं ना, कभी कभी वो मिस्टेक हो जाता, कभी लिखा जाता है, जैसे मैंने 10/2 लिखना था 5 लिख दिया, वो दिमाग में कुछ और चलता, कभी कभी हो जाता सट्टन गलती। तो आप वो चीज़ बताना सर ये चीज़ क्या यही होगा, उस तरह से थोड़ा सा रिस्पेक्ट सबका करना चाहिए। मेरे स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे हैं मुझे पता है, लेकिन कभी कभी कोई स्टूडेंट नहीं बोलता सर आता नहीं है, तो आप पहले पूछ लो सर यही होगा, जब मैं बोलो हाँ यही होगा तब बोलना सर आता नहीं है। ठीक है, ऐसे जज नहीं करना चाहिए। तो y2 निकल गया, y1 निकल गया, a1 निकल गया, a2 निकल गया। अब चलो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a1 हम लोग कितना निकाले 50 निकाले, y1 कितना निकाले, y1 हम लोग 12.5 निकाले, a2 कितना निकाले 50 निकाले, और y2 कितना निकाले 5 निकाले। दोनों को जोड़ देंगे अगर हम लोग एरिया, तो पहला एरिया 50 और फिर 50, ये निकल गया। ठीक है, अब बस हमको इसको अब कैलकुलेट करना है, अब तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, अब कैलकुलेट करना, तो 625 इसका आ जाएगा। एंड इसका बात करेंगे तो 5525 आ जाएगा 25, और इसमें हम लोग करेंगे तो 0 से कटेगा, 125 × 5 625 + 250 इतना आ जाएगा, और 5 यानी कि 500 500 50 50 500 500 बोल रहे हैं, 50 50 100, तो 600 700 800 800 यहाँ आ गया 50 60 70 75 और यहाँ 100, मतलब कि 875 / 1 यानी 8.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG लाई करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना में लाई करेगा, मतलब 8, मतलब मैं अब इसको दिखाता हूँ थोड़ा बड़का डॉट से, बड़ा मेहनत से इसको बनाए हैं। कौन सा कलर से दिखाएं, चलो इससे दिखाते हैं। 8 मतलब ये 10 है ना, कहीं यहाँ पे जो है ना ये इसका लाई करेगा CG। ठीक है, समझ आया। तो क्या ऑप्शन पहले तो हम लोग आंसर देखे नहीं है कि नहीं, हाँ C नंबर है 8.75 सेंटीमीटर, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। कल हम लोग फिर से जो क्वेश्चन लगाएंगे वो ट्रसेस एंड बीम्स का लगाएंगे। तो इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन कितना देखें, टोटल क्वेश्चन का अगर मैं, अच्छा एक सेकंड, जितना क्वेश्चन देखे पहले ये देख लेते कि किस तरह का हम लोग का क्वेश्चन था।
तो ये मेरा थोड़ा सा कैलकुलेटिंग पार्ट था। टोटल मेरा क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ ना डियर, तो इसमें शायद 11 क्वेश्चन था, एक सेकंड, टोटल आपका 9 क्वेश्चन था। अभी तक 16 साल में जो एसएससी जेईई का मात्र 9 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अब इस 9 क्वेश्चन के देख लेते टाइप कितना न्यूमेरिकल टाइप था, उससे आपको ये पता चलेगा कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है या फिर थ्योरी बेस्ड है। जस्ट अ मिनट, वो भी एनालिसिस कर ही दीजिए, आप लोग के सामने ही मैं कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से स्टार्ट था हम लोग का 56 से। ओके, तो ये पहला जो क्वेश्चन था ये कैसा क्वेश्चन था, ये भी आपका कैलकुलेटिंग पार्ट था, तो एक कैलकुलेटिंग हो गया। दूसरा अगर बात करेंगे तो थियोरेटिकल पार्ट था, ये फॉर्मूला बेस है तो थियोरेटिकल ही हो गया, इसको छोड़िए। एक ये भी आपका थियोरेटिकल पार्ट है, भले कैलकुलेटिंग पार्ट है लेकिन आपको फॉर्मूला बेस्ड है, अभी तक एक ही है। ये दूसरा हो गया, यह आपका तीसरा हो गया, तीसरा के बाद अगर बात करेंगे चौथा, ये चौथा भी हो गया, चौथा ये आपका पांचवा हो गया, यानी कि 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 ही मुझे मिला ना इसका। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। तो 9 में से कैलकुलेटिंग वाला फर्स्ट, सेकंड, 2, 3, 4, अच्छा खासा इसमें रहा है ना। 4 के बाद एक मुझे यहाँ पे मिला था 5 है। ओ माय गॉड, इट मीन्स ये भी अच्छा खासा कैलकुलेटिंग वाला है, मतलब बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे लेकिन है। इट मीन्स 5 क्वेश्चन, 9 में 5 क्वेश्चन डियर यहाँ पे कैलकुलेटिंग रहा। इट मीन्स मैं यहाँ पे फिर से एक चीज़ कर देता हूँ कि इसमें भी जो है ना न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल। अब देखो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और टोटल कितना था, 10 भी नहीं है, यानी कि बोल सकते हो कि 50% से ज़्यादा, मतलब 55% इसमें भी आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल। बाकी रेस्ट क्या हो गया, बोल सकते हो 55 हो गया, तो इसमें हम लोग 45 बोलेंगे, इसमें हम लोग थ्योरी। तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं ना ताकि ये आपका डाटा बड़ी काम आएगा कि कौन सा में क्या है क्या नहीं है और कितना इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हम लोग का टॉप चल रहा है फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको। एंड सेकंड में आ जाता है मेरा क्या, फ्रिक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, और अभी तक हम लोग आगे भी देखते जाएंगे कैसा रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले अगर आप एसएससी जेईई का कोर्स लेना चाहते हो, यू कैन परचेज आवर कोर्स, जहाँ पे आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, 25,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग सारे चीज़ों का यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं आप लोग को और एक बार बता देता हूँ, सभी बच्चों को पता है, फटाफट सुन लो। 500 घंटा प्लस आपको लेक्चर मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी जिसे मैं समझाता हूँ और प्यार से समझाऊंगा वहाँ पे। और एक चीज़ जो मैं कोर्स यहाँ पे लाया हूँ ना, जैसे मैंने कहा आईसी इंजन पढ़ाएंगे तो आईसी इंजन आपको दिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। ठीक है, मेरे पास इंजन है, पार्ट्स है, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे कास्टिंग जब बताऊँ ना, कास्टिंग का पार्ट्स में दिखाऊंगा कैसे कास्टिंग करते हैं। मैं आपको पढ़ा हुआ मेरे सामने, अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ सब चीज़, मतलब प्रैक्टिकली व्यू कराया जाएगा, मतलब बहुत मजा आने वाला है, जो इंडिया में कोई नहीं करा उस तरह का मैं सोचा हूँ इस बार का कोर्स को डिजाइन करना। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा वर्कबुक आप लोग को मिलेगा, लेक्चर मैंने कहा 500 घंटा, सब्जेक्ट वाइज थ्योरी का पीडीएफ मिल जाएगा, वर्कबुक मिलेगा। इसके अलावा जो मैंने कहा था एसएससी जेईई आरआरबी का, गेट का वॉल लाइनर, ईएससी का वॉल लाइनर, ऑल स्टेट लेवल एजी पीएसयू का, इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक मैकेनिकल का सभी स्टैंडर्ड बुक का जो है वो आप लोग को क्या कराया जाएगा, जो क्वेश्चन है उसको सबको बना के, इन सबको बना के 25,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फोटो फिगर के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से 20 से 25 नंबर कॉपी पेस्ट रहता है, एसएससी से, आरआरबी से, ऑल स्टेट लेवल से, गेट और ईएससी का वॉल लाइनर से और स्टैंडर्ड बुक से, तो ये भी आपको मिल जाएगा। और बाकी जैसे मैंने कहा कोर्स का लैंग्वेज रहेगा हिंदी इंग्लिश, रेगुलर डाउट आपसे लिया जाएगा, 1 to 1 टॉक कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोई भी डाउट रहेगा टेलीग्राम या व्हाट्सअप में मैसेज करना, सर इस क्वेश्चन का डाउट है, ये है, हम लोग हेल्प आप लोग का करेंगे, जरूरत पड़ा तो मैं गाइडेंस करूंगा, हेल्प कॉल भी करके। ठीक है, इसके अलावा सेपरेट ग्रुप बना दिया जाएगा, डेली मंथली आपको टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड मिलेगा। वैलिडिटी का बात करेंगे तो 1.6 ईयर आपको मिलने वाला, 1.5 साल आपको मिलेगा, अभी 1 साल है, मैं 6 महीना था आप लोग को ऐड करा दूंगा अगर आप फर्स्ट 500 स्टूडेंट में शामिल हो गए तो, राइट। इसके अलावा जैसे मैंने कहा इसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज जब एग्जाम का लास्ट आएगा उस समय टेस्ट सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री में, टेस्ट सीरीज फ्री, 25,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज का अलग कॉस्ट है, आप 25,000 जो क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रहे हैं जिसमें एसएससी, आरआरबी, गेट, ईएससी का वन लाइनर, स्टैंडर्ड बुक का वन लाइनर, ऑल स्टेट लेवल, ये भी अलग है कोर्स, लेकिन इन दोनों को कोर्स लेने पे फ्री मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ भी मिल रहा है, क्लासेस सब कुछ आपको मिल जा रहा है, सब चीज़ आप लोग यहाँ पे, ऊपर से टेक्निकल का क्या सर सिर्फ प्री दोगे नहीं, प्री एंड मेंस दोनों का यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा लेक्चर,
क्या सिर्फ टेक्निकल मिलेगा? नहीं सर, टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, जिसमें आपको जो भी है एसएससी का, जैसे आपका रीजनिंग है उसका मिलेगा, जीके एंड जीएस का टोटल मिलेगा, करंट अफेयर का मिल जाएगा। तो सब चीज़ आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जाइए, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, तीनों का यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हो। सिविल का है और इलेक्ट्रिकल सब कुछ वही सेम है। लेक्चर मिलेगा जो 25 प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन एसएससी आरआरबी का मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ टेस्ट भी मिलेगा, 1.5 साल इसमें वैलिडिटी मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप ले सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जूनियर इंजीनियर, मतलब अगर आप आरआरबी का तैयारी करना चाहते हो, रेलवे जेई का, फिर भी प्री का और मेंस का पेपर मिल जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिलेगा, और साथ ही जो इंक्लूड उसमें का है टेस्ट सीरीज भी और 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज भी, जिसमें एसएससी आरआरबी स्टेट लेवल एजेई गेट ईएससी का वॉलेनर और स्टैंडर्ड बुक का भी क्वेश्चन रहेगा। और इसके अलावा आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी आप बैच जो है वो आ चुका है, इसका भी आप ले सकते हो। प्री मेंस का रहेगा, टेक्निकल का रहेगा, नॉन टेक्निकल का रहेगा, और जो जैसे मैंने कोर्स का सब चीज़ रहेगा, ठीक है। 500 प्लस घंटा पीडीएफ मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में आपको रहेगा, डाउट लिया जाएगा, गाइड किया जाएगा, मंथली वीकली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एंड इसके अलावा स्टेट लेवल एजेई, सेंट्रल लेवल एजेई, एसएससी आरआरबी गेट ईएससी का वॉलेनर का 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस और आपका टेस्ट सीरीज भी सब कुछ फ्री में इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में भी हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, जैसे एसएससी जेई का भी जो चल रहा है ये कोर्स, और श्योर सिलेक्शन बैच मैकेनिकल का, ये भी आप देख सकते हो। इसमें हम लोग थ्योरी को करा रहे हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे आपको वो 25 प्लस एमसीक्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, गाइड भी किया जाएगा, 1-to-1 टॉक भी कर सकते हो कोई दिक्कत होने से, ये सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एसएससी जेई का गाइडेंस सीरीज देख सकते हो, जिसमें आप लोग को सभी वीडियो बना दिया गया है जिसमें आप लोग को डाउट होता है, जैसे एसएससी जेई का क्या सिलेबस होता है, कितना वैकेंसी आएगा, कटअप कितना जाएगा, एसएससी जेई आरआरबी जेई में क्या डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहेगा मैकेनिकल का, 7 साल का मैं कराया हूँ, जिसमें आप लोग को पता चलेगा, जिसमें अभी करा हूँ वेटेज जो पता चला इतना स्टडी करने के बाद, वो मैं करा दिया हूँ वहाँ पे। कौन सा सब्जेक्ट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, वो मैं किससे मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एफएम से 25, उस तरीका का। बेस्ट बुक क्या रहने वाला है एसएससी का, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का सब कुछ कराया हूँ, ठीक है। और इसके अलावा नॉन टेक्निकल में कितना आप 50 में 50 नंबर कैसे लाओगे जीके जीएस में, और 50 में 50 कैसे लाओगे रीजनिंग में, इन सब में आप लोग को बना दिया गया है वीडियो। जाओ जाके पढ़ो, देखो और फायदा उठाओ, राइट। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।